नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। पहली अपडेट की बात करते हैं तो भारत और अमेरिका को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच 18वां संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास इस महीने उत्तराखंड में शुरू होगा। दोनों ही देशों के बीच ये युद्ध अभ्यास हर साल आयोजित किया जाता है और इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच युद्ध की नीतियों, तकनीकों और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना होता है। 17वां जो युद्ध अभ्यास पिछले साल अक्टूबर में आयोजित किया गया था, उसे अमेरिका के अलास्का में आयोजित किया गया था। अमेरिकी सेना की 11वीं एयरबोर्न डिवीजन की दूसरी ब्रिगेड और असम रेजिमेंट से भारतीय सैनिक अभ्यास में शामिल होंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, HAL ने 16वां ALH मार्क 3 भारतीय तटरक्षक बल को सौंपा है। इसके अलावा आपको बता दें कि इंडियन कोस्ट गार्ड को 9 और ALH मार्क 3 की जरूरत है। वहीं HAL ने कहा कि रक्षा सार्वजनिक उपक्रम ने 330 से अधिक ALH का उत्पादन किया है, जो 3.74 मिलियन से अधिक उड़ान घंटों के साथ एक वर्सेटाइल हेलीकॉप्टर बन गया है। इसके अलावा HAL के अधिकारियों ने कहा कि कोविड-19 के बावजूद HAL ने कम से कम समय में सभी हेलीकॉप्टरों को निर्बाध उत्पादन गतिविधियों के साथ वितरित किया, जो कि भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करेगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के बाली में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के द्वारा आयोजित G20 के रात्रि भोज के दौरान हुई। बता दें कि दोनों के बीच ये मुलाकात पहले से तय नहीं थी। पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया। पिछले 2 वर्षों से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर गतिरोध जारी है और इस बीच दोनों नेताओं के बीच मुलाकात ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि G20 को लेकर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत दुनिया के लिए आशा की एक किरण है और भारत लगातार गति से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इंडोनेशिया में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भारतीय दवाओं और टीकों से पूरे विश्व को मिले लाभ को याद कराया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का इंडोनेशिया के साथ सांस्कृतिक रूप से भी जुड़ाव रहा है और दोनों ही देशों में कई समानताएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब भारत में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, भारत इंडोनेशिया की रामायण परंपरा को गर्व से याद करता है। साथ ही भारत इंडोनेशिया के साथ चुनौती भरे समय में भी मजबूती के साथ खड़ा है। बाली में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट से निपटने के लिए भी उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम और कूटनीति के रास्ते पर चलने से ही समाधान निकाला जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये बात यहाँ पर फिर से दोहराई कि ये युद्ध का समय नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, G20 के शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को यूक्रेन पर आक्रमण की निंदा करने से इनकार करने के लिए भारी अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा G20 के समिट में पुतिन के नहीं पहुंचने पर दुनिया के नेताओं ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की निंदा की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने रूस को यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए कहा और रूस की उन्होंने तीखी निंदा की। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस सम्मेलन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन होते तो शायद तो हम चीजों को सुलझा सकते थे। वहीं बाइडेन ने रूस को अलग थलग करने की मांग की। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि नेपाल से आ रही है। दोस्तों, नेपाल लगातार चाइना के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। ऐसे में नेपाल की सेना ने भारत को एक बड़ा झटका दे दिया है और भारतीय सीमा के पास एक्सप्रेसवे बनाने का जो ठेका था वो अब चीन की एक विवादित कंपनी को दे दिया गया है। ये काम दोस्तों ठीक ऐसे समय पर हो रहा है जब नेपाल में चुनाव होने वाले हैं। ये चीनी कंपनी वही कंपनी है जिसे ठेका ये कहते हुए नहीं दिया गया था कि उनके पास प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तकनीकी क्षमता नहीं है। अब नेपाली सेना के इस फैसले को देश में संदेह की नजर से देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ KP शर्मा ओली भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 11 नवंबर को इस सड़क प्रोजेक्ट के प्रभारी नेपाली सेना ने एक पत्र जारी करके चीन की कंपनी को पिछले दरवाजे से सड़क बनाने की अनुमति दे दी और नेपाली सेना ने जिन कंपनियों के प्रोजेक्ट को खारिज किया है, अब वे कंपनियां कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही हैं। भारत की कंपनी ने भी इसके लिए बोली लगाई थी। अब कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के साथ उठाया जाएगा। इस सड़क को बनाने का काम साल 2017 में शुरू हुआ था और इसे पूरा करने की नई अंतिम समय सीमा साल 2024 है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, इसी बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और रूसी खुफिया एजेंसी के प्रमुखों ने बैठक की है। युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली हाई लेवल मीटिंग है। CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स और SVR के प्रमुख सरगाई नार्शिकिन ने तुर्की की राजधानी अंकारा में मुलाकात की। रिपोर्ट के अनुसार इस बैठक के दौरान रूसी अधिकारियों के साथ यूक्रेन में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने के बाद के होने वाले परिणामों के बारे में चेताया गया है। वहीं अमेरिका ने रूसी जेलों में बंद अमेरिकी कैदियों का मुद्दा उठाया।
और इस बैठक में रूसी और अमेरिकी कैदियों की अदला बदली की बात भी कही गई है। हालांकि ये जो मुलाकात हुई है वो युद्ध रोकने की पहल नहीं है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, विश्व की जनसंख्या आज 8 अरब हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या प्रभाग निदेशक जॉन विल्मेट ने कहा कि जनसंख्या 8 अरब तक पहुंचना मानव सफलता का संकेत है, लेकिन ये हमारे भविष्य के लिए एक बड़ा जोखिम भी है। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2023 के दौरान जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़कर भारत के विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनने की संभावना है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक जनसंख्या 1950 के बाद सबसे धीमी दर से बढ़ रही है। 2020 में विश्व की जनसंख्या की वृद्धि दर 1% से भी कम रही। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि मनुष्य की उम्र लंबी होने और एशिया तथा अफ्रीका के कुछ देशों में तेजी से वृद्धि के कारण जनसंख्या बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार वैश्विक जनसंख्या 2030 में 8 अरब 50 करोड़ और 2050 में 9 अरब 70 करोड़ और 2100 में 10 अरब 40 करोड़ हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश हुए उस मसौदा प्रस्ताव से दूर रहा जिसमें रूस को यूक्रेन पर हमला करके अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने के लिए जवाबदेह ठहराने और कीव को युद्ध से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करने का आह्वान किया गया था। बेलारूस, चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया, ईरान, रूस और सीरिया ने इस मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। हालांकि भारत ने यहाँ पर मतदान से दूर रहने का अपना एक स्टैंड रखा। भारत ने कहा कि क्या क्षतिपूर्ति की जो प्रक्रिया है वो टकराव का हल निकालने की कोशिश कर सकती है। इसके अलावा भारत ने कहा कि महासभा में लाए गए एक प्रस्ताव के जरिए इस तरीके की प्रक्रिया की कानूनी वैधता को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, बांग्लादेश की तरफ से कहा गया है कि 13 नवंबर को चाइना के द्वारा निर्मित VT-5 मेन बैटल टैंक बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि दिसंबर 2019 में बांग्लादेश की तरफ से कहा गया था कि उन्होंने चीन से VT-5 लाइट टैंक का ऑर्डर दिया है। VT-5 जिसे चीन में टाइप 15 या फिर ZQ-15 भी कहा जाता है, ये एक हल्का युद्धक टैंक है जिसे चीन की कंपनी नॉरिंग को तैयार करती है। VT-5 में 105 mm की राइफल गन है। इसमें थर्मल स्लीव और फ्यूम एक्सट्रैक्टर लगा हुआ है और इसकी अधिकतम फायरिंग रेंज 3000 मीटर है। इसके अलावा इसमें ऑटोमेटिक लोडिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। VT-5 105 mm के कुल 38 राउंड्स को कैरी कर सकता है, जिसमें कि आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज्ड डिस्कार्डिंग सपोर्ट, हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक, हाई एक्सप्लोजिव और गन लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड शामिल हो सकते हैं। मिसाइलों की अधिकतम सीमा 5000 मीटर है। VT-5 में मोटराइज 1000 हॉर्स पावर की इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड डीजल इंजन लगाया गया है और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 70 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑफ रोड में इसकी स्पीड है 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका मैक्सिमम क्रूजिंग रेंज है 450 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, पाकिस्तान और चीन की ये जो दोस्ती है वो भारत के लिए परेशानी का सबब बना रहा है। चीन की पाकिस्तान में चलाई गई कई योजनाएं जिसमें सीपैक, सिल्क कॉरिडोर, ग्वादर प्रोजेक्ट समेत कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें चीन ने भारी निवेश किया है और भारत केवल हमेशा विरोध जताता रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत ही केवल इसका विरोध नहीं कर रहा बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले भी इन परियोजनाओं का विरोध कर रहे हैं और सड़कों पर उतर चुके हैं। चीन की इन परियोजनाओं के चलते पाकिस्तान पर करीबन 60 खरब रुपए का विदेशी कर्ज है। यह आंकड़ा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के द्वारा जारी किया गया है। आपको बता दें कि ग्वादर उन परियोजनाओं का ही हिस्सा है जिसके एवज में चाइना ने पाकिस्तान को बड़ी राशि कर्ज के तौर पर दी है और ये राशि पाकिस्तान को विकास के नाम पर दी गई है। लेकिन हकीकत यह है कि ग्वादर से चीन की सीमा में अपना माल ले जाने के लिए जिस आधारभूत ढांचे की जरूरत चीन को थी उसके विकास के लिए ये धन दिया गया था। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान पर यह कर्ज इतना अधिक है कि इसको चुकाने के लिए पाकिस्तान को विश्व के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में केवल ग्वादर प्रोजेक्ट ही नहीं है बल्कि सीपैक भी है और यही नहीं, चीन ने सीपैक के 3 नए कॉरिडोर पर काम शुरू किया है। चीन का यह प्रोजेक्ट करीबन 3000 किलोमीटर का है। चीन के लिए ये दूसरे रास्तों के मुकाबले काफी सस्ता और तेज भी है। इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है उसके लंबे और महंगे रास्ते का जो विकल्प है वो तैयार हो जाएगा। सीपैक पाकिस्तान के खैबर पख्तून, गिलगिट बाल्टिस्तान, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, गुलाम कश्मीर और चीन के शिनजियांग प्रांत के बीच तक फैला है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत के लिए आज ऐतिहासिक मौका होने वाला है। पहली बार देश में प्राइवेट स्पेस कंपनी का रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है। 3 पेलोड वाला खास विक्रम एस रॉकेट इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने किया है। कंपनी के CEO और सह संस्थापक पवन कुमार चंदाना ने बताया कि रॉकेट का नाम विक्रम एस मशहूर भारतीय वैज्ञानिक और इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। इस लॉन्च को मिशन प्रारंभ नाम दिया गया है।
विक्रम एस एक सब ऑर्बिटल उड़ान भरेगा। ये सिंगल स्टेज का सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है जो अपने साथ 3 कमर्शियल पेलोड लेकर जा रहा है। ये एक तरह की टेस्ट फ्लाइट होगी। अगर सफलता मिलती है तो भारत प्राइवेट स्पेस कंपनी के रॉकेट लॉन्च के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो जाएगा। इस रॉकेट से छोटे सैटेलाइट्स को पृथ्वी की निर्धारित कक्षा में स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि इसकी सस्ती लॉन्चिंग की वजह इसके ईंधन में बदलाव भी है। इस लॉन्चिंग में आम ईंधन की बजाय LNG यानी कि लिक्विड नेचुरल गैस और लिक्विड ऑक्सीजन यानी कि LOX का इस्तेमाल किया जाएगा। ये किफायती होने के साथ साथ प्रदूषण मुक्त भी है। इस क्रायोजेनिक इंजन की टेस्टिंग करने वाली टीम का नाम लिक्विड टीम रखा गया है और इसमें करीबन 15 युवा वैज्ञानिक शामिल है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि वो फ्लोरिडा प्रक्षेपण केंद्र से चंद्रमा पर नया रॉकेट आर्टेमिस 1 का प्रक्षेपण करने वाली है। कैनेडी स्पेस सेंटर में इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आपको बता दें कि पहले के 2 प्रयास इसके असफल रहे। नासा अब नए सिरे में रॉकेट प्रक्षेपण की योजना बना रहा है जो अब तक का सबसे शक्तिशाली डिजाइन है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।